नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे रिसर्च के वीडियो नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 की बात करें, पार्ट 2 है ये। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्कोप एंड एरियाज ऑफ नर्सिंग रिसर्च कि नर्सिंग रिसर्च के अंदर कौन कौन से स्कोप है और कौन कौन से एरियाज है। तो इसके अंदर एक ट्राइंगल है और उसके अंदर सब ट्राइंगल एक और है। इसके अंदर एरिया है, फर्स्ट है नर्सिंग रिसर्च प्रैक्टिस, सेकेंड है रिसर्च एजुकेशन और थर्ड है रिसर्च नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 3 एरिया पे मेनली हम फोकस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसमें अपना ऐप पड़ा है। उस ऐप के अंदर सारी क्लासेस अवेलेबल आपको मिल जाएगी। आप वहीं से सीधा ऐप डाउनलोड कीजिए और जो उसमें फर्स्ट फॉर्म का ऑप्शन है और लॉगिन का ऑप्शन है, दोनों आप कीजिए। बिना लॉगिन के आपको क्लासेस सही ढंग से नहीं दिखेगी, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन कीजिए और जो फॉर्म है वो सबमिट करें। बाकी सारी की सारी क्लासेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। अरेंजमेंट का लफड़ा सब खत्म। ठीक है, तो शुरू करते देखिए। स्कोप एंड एरियाज ऑफ नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और नर्सिंग प्रैक्टिस। अब एक एक की बात करते हैं। फर्स्ट वन है रिसर्च इन नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि अपने नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर रिसर्च का क्या योगदान है। फर्स्ट वन है प्रिवेंशन हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस एंड डिजीज प्रिवेंशन, यानी कि जब रिसर्च होगी अपने नर्सिंग के प्रैक्टिस के अंदर तो उससे क्या होगा कि हेल्थ में प्रमोशन होगा। कैसे हेल्थ में प्रमोशन होगा भाई? कि साहब हेल्थ में प्रमोशन ऐसे होगा कि जब हम रिसर्च करेंगे तो नई नई चीज़ें हमें आविष्कार करने को मिलेगी। ठीक है, जैसे मलेरिया के लिए जो क्यूनिन लेते थे, फिर अब डॉक्सीसाइक्लिन लेते थे। पहले डॉक्सीसाइक्लिन लेते थे, फिर क्यूनिन लेने लगे। यानी रिसर्च अलग अलग की, तभी तो पता चला। जब कोविड भी रिसर्च की तो कोविड का सही ढंग से पूरा पता चला। तो यानी हेल्थ में प्रमोट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेकेंड वन आया अपना मेंटेनेंस एंड डिजीज प्रिवेंशन। रिसर्च क्या करती है नर्सिंग के अंदर? डिजीज़ को प्रिवेंट करती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। सेकंड है पेशेंट एस्पेक्ट एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि पेशेंट एस्पेक्ट एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर मतलब कि अपनी जो हेल्थ केयर की जो क्वालिटी है उसको क्या करती है? इम्प्रूव करती है। बिल्कुल सही बात है भाई। जब रिसर्च की तो पता चला कि हॉस्पिटल की जो बेड शीट होती है उसको चेंज करना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस लग जाते हैं। पता चला नोजोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल में फैलने वाला इन्फेक्शन है, रिसर्च की तभी तो पता चला। तो अब हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, प्रमोशन एंड द रिस्क रिडक्शन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन करना और रिस्क रिडक्शन ऑफ हेल्थ मतलब कि जो हेल्थ है उसके रिडक्शन मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, यानी हेल्थ को क्या करना? प्रमोट करना और बीमारी को क्या करना? कम करना। नेक्स्ट है पेशेंट इज सेंटर्ड केयर एंड केयर कोऑर्डिनेशन। केयर कैसे होनी चाहिए? पेशेंट सेंटर्ड केयर होनी चाहिए और केयर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ओल्डर पीपल। सेम एज इट इज बात आ रही नर्सिंग के अंदर। क्या करोगे साहब? हेल्थ को प्रमोट करेंगे। यही चीज़ें हम कह रहे हैं, हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, हेल्थ की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, नई नई टेक्निक लेके आएंगे। अभी आपको पता होगा जैसे एक अपने कैथेटर डालते हैं, तो कैथेटर डालने के लिए हर वक्त पहले क्या करते थे? कैथेटर डालते थे। जो नए नए बच्चे होते थे वो प्रैक्टिस करते, उन्हें सही ढंग से नस वगैरह मिलती नहीं थी, तो क्या करते? वेंस में कैसे ही डालते थे, कभी आउट हो जाता, कभी ब्लॉक हो जाता, ये सब चीज़ें होती थी। अभी आजकल क्या हो गया? एक मशीन आ गई। एक मशीन जैसे हाथ के ऊपर रखते हैं, हाथ की सारी वेंस दिखने लग जाती है और सीधा आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो इससे बताओ हेल्थ इंप्रूव हुई या नहीं हुई? है ना, ये रिसर्च ही तो थी एक। नेक्स्ट है पेलिवेटिव केयर एंड एंड ऑफ लाइफ केयर। जो पेलिवेटिव केयर देते हैं या फिर जो एंड केयर के अंदर देते हैं, जैसे आपने सुना होगा हॉस्पिस केयर, अडल्ट डे सेंटर केयर, उसके अंदर भी जब रिसर्च की, उसकी रिसर्च की तभी तो पता चला यार बुढ़ापे के अंदर लोनलीनेस सबसे खतरनाक है। बुढ़ापे की एंटीडोट क्या है? लोनलीनेस दूर करो। भाई बूढ़ा आदमी यही तो चाहता है। ठीक है, एंड ऑफ लाइफ केयर में क्या था? रिसर्च की तो पता चला भाई बचा नहीं सकते, तो ये एक स्कीम है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं? पेशेंट को जितने दिन वो जिंदा रहे उतने दिन हम खुशी से उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट केयर इम्प्लीकेशन ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस। केयर इम्प्लीकेशन ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस। देखो जीन टेस्टिंग पहले था ही नहीं अपने भारत में, तो अभी भी जीन टेस्टिंग बहुत कम होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। ठीक है, जितना कमाया ना उतना सारा लगा दे तो जीन टेस्टिंग होती है यहाँ पे। कहने का मतलब है इसमें रिसर्च हुई है चाइना के अंदर। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहाँ पे जीन टेस्ट कराते कि जो मेरा बच्चा जो पैदा हुआ है उसके अंदर कौन से लक्षण है। अगर मैं बात करूँ कि वो चाइना के अंदर ऐसे कहते हैं ना कि भाई हाँ आपका बच्चा फुटबॉल प्लेयर ही बनेगा, जीन टेस्टिंग होगी तो वो फुटबॉल की फील्ड में उसको ट्रेनिंग करवाते हैं। अपने तो बच्चा पढ़ता है, ठीक है, मन आए उस फील्ड में जो हड़का कौन सा है जिसमें वैकेंसी ज़्यादा किस में आती है, बच्चे कम किस में जाते हैं, उस चीज़ में हम दौड़ रहे हैं। चाइना ने क्या जीन टेस्टिंग यूज़ की, और भी जीन टेस्टिंग होने लग गई।
क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम सिंड्रोम जी, ठीक है। तो ये अगर रिसर्च की तभी तो पता चला भाई जीन टेस्टिंग भी होती है कोई नाम की चीज़, वरना लोग तो खाली सोनोग्राफी तक ही अटके हुए थे। हाँ सर सोनोग्राफी करवाई सर, अरे भाई जीन टेस्टिंग भी चीज़ हो गई, ठीक है। आप चाहते हो बच्चा गोरा पैदा करना, काला पैदा करना, है ना, हट्टा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, सब टेक्निक अभी रिसर्च की बदौलत उपलब्ध है। नेक्स्ट है नर्सेज वर्किंग इन्वायरमेंट। रिसर्च की तो पता चला कि नर्सिंग का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसमें भी इंप्रूवमेंट करना चाहिए। आपको लगता नहीं है कि एम्स के अंदर 80,000 सैलरी जो दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? बस जरूरत कहाँ थी, 50,000 भी दे देते, 40,000 भी दे देते। नर्सिंग के जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसमें अगर वो नर्स अच्छी जगह पे काम करेगी तो अच्छा आउटपुट दे पाएगी। जब चीज़ रिसर्च की तभी तो पता चला भाई ठीक है इतना पैसा दो, कम टाइम ड्यूटी दो, वर्क आप करवा लो, आराम से खुशी खुशी काम करवा लो, ठीक है। होम केयर एंड द कम्युनिटी हेल्थ केयर सेटिंग। होम केयर के अंदर भी रिसर्च यूजफुल होती है और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेटिंग में भी। कम्युनिटी में कैसे रिसर्च काम आती है, जैसे बताऊँ, अब समुदाय में गए, समुदाय विशेष में नई 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 चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, नई नई टेक्निक मिलेगी, दादी नानी के नुस्खे मिलेंगे आपको, हर चीज़ मिलती है और हर चीज़ पर रिसर्च हो सकती है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ऑफ होलिस्टिक नर्सिंग सिचुएशन एंड सोशल कल्चर, religion and family practice which have been health implication. Description of holistic nursing situation, social culture, religion and family practice which have been health implication। वही चीज़ मैंने दादी नानी के नुस्खे बताई वो चीज़ इसके अंदर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन। ये क्या पढ़ा था हमने, रिसर्च इन नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर रिसर्च किस प्रकार से काम आती है। ये लास्ट वाला पॉइंट समझे कि नहीं समझे रहे। डिस्क्रिप्शन ऑफ होलिस्टिक नर्सिंग सिचुएशन मतलब समझ में, सोशल, जैसे सोशल समाज के अंदर किस प्रकार के कौन सा आदमी है, कौन से समाज से बिलोंग करता है, किस समाज के अंदर क्या कमियां हैं, किसके अंदर क्या मान्यता है, किस समाज का क्या कल्चर है, किस रिलीजन पे कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस रिलीजन को, जैसे एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ मैं, छोड़ो चलो उसको, एंड फैमिली प्रैक्टिस, ठीक है। फैमिली प्रैक्टिस वगैरह कैसी है, क्या है ना। ऑनलाइन चीज़ें बताने में थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है, कभी कभी हम ऐसा कोई वर्ड कह देते हैं फिर वो एक क्रिएट कर देता है, समझते हो ना आप। नेक्स्ट देखो रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन के अंदर रिसर्च किस प्रकार से यूजफुल होती है। टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस एंड द एफिकेसी ऑफ द ओल्ड टीचिंग मेथड। जो पुराने टीचिंग मेथड थे उसकी जो एफिकेसी है, जो इफेक्टिवनेस, उसका प्रभाव है। भाई पहले एक मास्टर पढ़ाता था, चौक लेता था, बोर्ड पे लिखता था, मन आए वैसा चित्रकला में चित्र बनाता था। जरूरी है क्या सारे मास्टर चित्रकला उसकी मजबूत हो? किसी की चित्रकला मेरी जैसी होगी, बनाते कुछ से बनता कुछ से, तो बच्चों को पढ़ा पाते थे क्या? हर्ट बनाना, अब हर्ट का जस्ट डायग्राम बच्चों को सिखाए वैसा बच्चे याद करेंगे? आप मुझे बताओ कोई टीचर एकदम परफेक्ट हर्ट बना सकता है? हर टीचर, हाँ कोई कुछ बना सकता है, ठीक है, 100 में से 1-2 बना सकते हैं। तो उस मेथड से बच्चे अलग ही चीज़ सीखते थे। ऐसे नोड का कहाँ डाल देते थे, है ना। कोरन ऑफ यूट्रस है, जो यूट्रस के अंदर होता है, उसको पता नहीं कहाँ शिफ्ट कर देते। अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल सिस्टम, उसके अंदर क्या हो रहा है, चित्र आपके साथ में, आप सीधा गूगल से निकालो, सर्च करो और उस स्लाइड पे बताओ, बच्चा स्लाइड से देख के समझ आता है। नई, जैसे आपने सुना होगा एनिमेशन वीडियो। एनिमेशन वीडियो में क्या होता है, अब गूगल पे, जैसे यूट्यूब पे आप सर्च करोगे एनिमेशन वीडियो, जिसके अंदर आप देखोगे कैथेटर कैसे डालते हैं, सब कैथेटर पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कैसे होती है, आपको सारा का सारा वीडियो बताएंगे। तो ये नई एजुकेशन टेक्निक है, उसमें क्या हो गया, मतलब आप सीख पा रहे हो ना आप चीज़ें। नेक्स्ट टेक केयर, और ना समझ में आया तो कमेंट कर देना, है ना। और हाँ एक और चीज़, जितने भी आप नोट्स के लिए हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो ना। ग्रुप ज्वाइन कर लेना और ऐप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, लॉगिन जरूर करना और फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है। वहाँ पे आपको वीडियो इजीली मिल जाएंगे, सब चीज़ आपको वहाँ पे ऐप पे मिल जाएगी। नेक्स्ट एक कैरिकुलम, टॉक एंड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। कैरिकुलम, टॉक एंड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट एट, यानी कि जो ये क्या करती है रिसर्च, नर्सिंग स्टूडेंट के जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाती है, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे PG हो, चाहे UG हो, दोनों लेवल पे, ठीक है।
कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर आप यूजीएम हो, ठीक है, बीएससी नर्सिंग चल रही है, फिर पीजी कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, एमएससी वगैरह कर रहे हो, उसमें जब आप रिसर्च करोगे तो आपको खुद को नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। और जब नई चीज़ें आप देख लो, कहते हैं ना आदमी देख के सीखता, आदमी काम करके सीखता है। किताबों से अगर कोई सीखता होता तो दुनिया में हज़ारों किताबें पढ़ी है, ठीक है। तो आदमी जैसे कहते फील्ड में उतर के देखो, फील्ड मतलब क्या हुआ, उस वर्किंग प्लेस में जाके देखो क्या चल रहा है, वहाँ की सिचुएशन क्या है, और उस जगह जाकर फिर क्या आप क्या करो, काम करो, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, ठीक है। तो जब आप कम्युनिटी में जाओगे तो कम्युनिटी की बीमारी पता चलेगी, है ना, वरना आपको क्या पता समुदाय विशेष के अंदर क्या हो रहा है। अगर एक ऐसे में बैठा लड़का अगर रिसर्च पढ़ रहा है तो उसे क्या पता यार ऐसी वाले रूम में ठंडी हवा आ रही है, उसको क्या पता गर्मी का एहसास क्या होता है, उसे क्या पता खेत में किसान कैसे काम करते हैं, है ना, उसे क्या पता, हर जगह फील्ड में उतरने से पता चलता है। तो मतलब रिसर्च करने से क्या होता है, क्या होता है, नॉलेज गेन होता है, ठीक है। उस एक्सपीरियंस से क्या होगा, आपका अनुभव से नॉलेज गेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, दिख रहा है आपको, चलो, extent of strict discipline required for the nursing student to improve the knowledge education। extent of strict discipline, discipline मतलब अगर मैं एक टाइप से बोलूँ आपको कि जो आपके जो विषय है, यहाँ पे डिसिप्लिन मतलब वो नहीं, विषय, ठीक है, यानी कि आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसमें अगर रिसर्च करना चाहते हो तो उसका मतलब हो गया आपने उस विषय को क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया। एक्सटेंड ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर नर्सिंग स्टूडेंट टू इम्प्रूव द नॉलेज एजुकेशन। मान लीजिए अगर आपको बोला जाता है कि आप जाइए फील्ड में और आप जितने भी सीओपीडी के पेशेंट होते हैं या फिर अस्थमा के पेशेंट होते हैं उन सभी की हिस्ट्री कलेक्ट करके लाइए। अगर आप रिसर्च के अंदर गए तो आपको 1000 साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। 1000 मतलब ऐसा मत सोचना 1000 ही होंगे, मतलब कुल मिला करके बहुत सारे आपको साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। यानी कि फिर आपको पता भी चलेगा कि यार सीओपीडी में ये है, अस्थमा में अच्छा ये है, ये इन दोनों में कॉम्बो है। किसी किसी पता चलेगा अच्छा ये साथ में अल्कोहल भी ले रहा था क्या। कहने का मतलब है कि जब आप रिसर्च करते हो या फिर रिसर्च पढ़ते हो तो उस विषय के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और वो क्या करती है, आपके नॉलेज को क्या करती है, इम्प्रूव करती है, ठीक। प्रमोटिंग क्लिनिकल एंड क्लासरूम लर्निंग अमंग नर्सिंग स्टूडेंट। और ये किसको प्रमोट करती है, रिसर्च, क्लिनिकल और क्लासरूम लर्निंग को ये क्या करती है, प्रमोट करती है, ठीक है। आइडेंटिफाई द मैनेजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट एंड मोटिवेट देम। रिसर्च क्या काम करती है, आइडेंटिफाई मतलब पता लगाती है और मैनेज करती है नर्सिंग प्रॉब्लम्स को और उन्हें नर्सिंग वालों को मोटिवेट करने का काम करती है, ठीक है। अब भाई अब ये मत पूछना किस प्रकार से हमारी प्रॉब्लम को मैनेज करती है, जब रिसर्च करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब बताएंगे आगे नेक्स्ट से क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की थी तो आपने कहा नाम के आगे साहब नर्सिंग नहीं, नर्स नहीं लगना, हमारा तो नर्सिंग ऑफिसर लगना चाहिए। इस पर रिसर्च हुई, खोज भी हुई कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस चली, मैंने प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया तो आपके नाम के आगे एनओ लगा दिया, नर्सिंग ऑफिसर, आप खुश हो गए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। रिजॉल्विंग एनी इशू, रिसॉल्विंग एनी इशू एंड फिनोमिना रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट। यह क्या काम करती है, रिसॉल्व करती है किसी भी इशू को, फिनोमिना को रिलेटेड नर्सिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट। कौन, रिसर्च। रिसर्च क्या करती है, कोई भी अगर आपके इशू आता है नर्सिंग में तो उसको ये सॉल्व करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ठीक है। अब आप ये बस सोचना कि सर एग्जाम्पल पता नहीं क्या दे रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो सिंपल चीज़ है यार, आप नर्सिंग एक इसके लिए पढ़ रहे हो 4th ईयर के लिए, ठीक है, समझ में आए वैसा पढ़ो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ठीक है उन्हें खाली सब्जेक्ट पास करनी है। अगर आप एमएससी करना चाहते हो कि भाई नहीं मैं तो आगे फर्दर एमएससी करूँगा तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ आप फिर बढ़िया एमएससी का टीचर ढूंढना। नेक्स्ट है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि रिसर्च का अपने नर्सिंग प्रशासन के अंदर क्या काम है। अब प्रशासन कब बनेंगे, आरएनसी में प्रशासन, हॉस्पिटल में प्रशासन, कॉलेज में प्रशासन, इसमें चलिए ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी बात करते हैं। चलो आपको एक बढ़िया सा जोक सुना देता हूँ, बीच में बोर फील हो रहा होगा ना आपको।
है ना। जिसको सुनना है वो सुन लेना, बाकी वरना आप स्किप कर सकते हो। एक बार क्या हुआ था कि यहाँ पे एक हमारे पुलिस के अंदर एसपी साहब थे। तो एसपी साहब का आपको पता, जब एसपी साहब होते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि पता है कभी भी काम आएंगे ही आएंगे साहब, और डरते भी लोग हैं। तो एसपी साहब ने क्या किया, अपने माता जी को बैठा दिया एक सिटी बस के अंदर। सिटी बस चल रही थी जोधपुर के अंदर। तो जब सिटी बस उन्हें बैठाया गया था जालोरी गेट से, और उन्हें बोला कि भाई बैठा दिया माता जी को, और सिटी बस वालों को बोला भाई ध्यान रखना माता जी हैं मेरी। उसने कहा ठीक है साहब, माता जी है तो ठीक है। अब क्या हुआ कि जालोरी गेट से जैसे चली माता जी ने उनको बोला कि भैया जब रेलवे स्टेशन आए ना तो बता देना। कि ठीक है माता जी बता देंगे, रेलवे स्टेशन आएंगे तो आपको बता देंगे। थोड़ी देर हुई, जालोरी गेट से थोड़ी सी बस आगे चली, बोला रेलवे स्टेशन आए तो भैया बता देना। ठीक है माता जी बता देंगे। अब ऐसा क्या हुआ कि बस थोड़ी आगे चली गई और बस पहुंच गई पावटा। फिर उन्हें पावटा उतरना था, पावटा जो है ना रेलवे स्टेशन, वहाँ पे उतरना था उन माता जी को। ठीक है, तो जैसे ही बस घंटाघर पार हुई तो वापस माता जी ने बोला कि भैया स्टेशन आए तो बता देना, मतलब पावटा वाला स्टेशन है रायकाबाग स्टेशन, वो आए तो बता देना। तो उस कंडक्टर ने जोर से बोला, अरे माता जी समझ में नहीं आता क्या आपको? आएगा तब हम आपको उतार देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आएगा तो बता देंगे। ऐसे करते करते क्या हो गया कि बस पार हो गई आपकी मंडोर, मंडोर से आगे चलती है कड़वड़। कम से कम बस चली गई एक घंटा दूर चली गई। फिर माता जी चुपचाप धीरे से वापस बोली, भैया वो स्टेशन आया ना तो अरे यार, तो बस वाले को याद है, अरे यार इतनी सवारियाँ चढ़ी इतनी सवारियाँ उतरी, तब तक हम इनको बताना भूल गए। तो उसने धीरे से बोला उस ड्राइवर को कि साहब एसपी साहब की है माता जी, और उस समय मैंने जोर से कह दिया कि भाई आप बैठो, मैं आएगा बता देंगे, आप क्यों बार बार उछल रहे हो। तो अब तो एसपी साहब हमारी खाल खींच लेंगे। तो अब क्या करें कि अब ठीक है एक काम करो, बस को वापस घुमाओ। बस को वापस घुमाया, 1 घंटा बस वापस चली आगे, पीछे चली 1 घंटा। और तो रायकाबाग स्टेशन आया तो उसने कंडक्टर ने बोला, माता जी आप उतर जाओ, आपका स्टेशन आ गया। तो माता जी बोली कि उतरना कौन नहीं है मन्ने, कहने का मतलब है मुझे उतरना नहीं है। मार पोत तो क्यों कि आ घोड़ी है जो पावटा स्टेशन आवे जाने ले लीजो, मतलब कि मेरे पोते ने बोला है कि ये आपको टेबलेट दे रहा हूँ, तो टेबलेट अब टाइम तो आपको ध्यान ही रहेगा, तो जब सिटी बस पहुँचे ना रेलवे रायकाबाग रेलवे स्टेशन के आसपास, तभी आप ये टेबलेट ले लेना। तो मुझे टेबलेट लेनी थी, इसलिए मैं आपको बार बार पूछ रही थी स्टेशन आए तो बता देना। तो कंडक्टर ने पूछा, माता जी उतरना कहाँ है? उतरना साहब कड़वड़ों आगे, मतलब जिस जगह पे वो गया उससे भी आगे उतरना था। तो कभी कभी क्या हो जाता है, धोखा हो जाता है। इसीलिए जिन्हें एमएससी लेवल की करनी है ना, तो वो अच्छे से कोई बढ़िया ढंग का देखें, वरना आपको ये लगेगा कि बोल क्या रहा है, क्या एग्जाम्पल दे रहा है ना। तो जिंदगी है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की। चलती का नाम ही गाड़ी है। नेक्स्ट देखो, असेसिंग एग्जिस्टिंग organizational structure, control, communication, staffing patterns, benefit, performance, evaluation, practice, and their effectiveness, and to refine the old knowledge regarding nursing administrative phenomena। कहने का मतलब क्या हुआ? बात का सिंपल मतलब है कि असेसिंग मतलब कि पहचानना, एग्जिस्टिंग जो विद्यमान है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर को पहचानना कि साहब जिस पद्धति के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं क्या वो पद्धति सही है या नहीं है। कंट्रोल करना, उस पद्धति में कम्युनिकेशन करना, सब बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मतलब। स्टाफिंग पैटर्न्स, बेनिफिट, परफॉर्मेंस, कैसे कैसे सबके एग्जांपल दे रहा हूँ, सुन लो। एग्जांपल की बात को सुन लो कि जैसे मान लीजिए साहब एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, आपकी नर्सिंग कॉलेज की बात की मैंने। अब आप फर्स्ट बात करते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर की। भाई उसका जो ढांचा है, बाहरी ढांचा, वो अगर 1946 के ज़माने का होगा तो बच्चे वहाँ पे पढ़ने आएंगे क्या? नहीं आएंगे साहब। हॉस्पिटल में अगर गंदगी होगी, उसका सही ढंग से स्ट्रक्चर नहीं होगा, पढ़ने आएंगे क्या? नहीं आएंगे साहब। आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर रिसेप्शन बना हुआ होता है, बैठने की अलग से व्यवस्था होती है, कितना क्लीन इन्वायरमेंट होता है ना। आपने देखा हॉस्पिटल में सीमेंट का आंगना? मैंने तो नहीं देखा यार। सीमेंट का फर्श देखा आपने? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि साहब स्ट्रक्चर बदल गए, रिसर्च हुई, रिसर्च में पता चला कि भाई साहब नई पीढ़ी को नई चीज़ें चाहिए, तो उस रिसर्च के अकॉर्डिंग वहाँ का जो फर्श है वो किसमें टाइलीकरण हो, उसमें टाइल लगी। नेक्स्ट आओ कंट्रोल। अगर मुझे बताओ 1966 वाले अंग्रेजों के रूल अभी चला है नर्सिंग कॉलेज के अंदर, क्या कॉलेज चलेगी?
नहीं चलेगी साहब। उस पर रिसर्च हुई, रिसर्च में पता चला बच्चों को आज़ादी दो। टीचर थप्पड़ मारने लगे। अब टीचर बोले मुर्गा बन जा चल। अरे क्या नर्सिंग कॉलेज में मुर्गा कौन कौन बनाता रहे? क्या मुर्गा बन जा तो चल मुर्गा बन जा, तूने गलती की मुर्गा बन। तो इस पर रिसर्च में अब ऐसा थोड़ी है कि हर एक चीज़ इस पर रिसर्च मतलब कि हुआ, इसमें जब नॉलेज मिला तो पता चला नहीं भाई, कहते हैं ना ज़माने के साथ बदलना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। बातचीत करने के ढंग में आजकल हर एक इंस्टीट्यूट अपना एक कम्युनिकेटर रखती, बेस्ट कम्युनिकेटर रखती जो सीसी में उतारता है। सीसी में उतारना मतलब बस में करता है। बड़ी बड़ी कोचिंगों के अंदर आप जाओगे एडमिशन लेने, मैं भी थोड़ा समय बाद में ढूंढूंगा, ठीक है भाई, कोई एलिजिबल हो तो बताना मेरे को। तो बड़ी बड़ी जैसे कोचिंगों में जाओगे तो क्या होता है, वहाँ पे एक बड़े सा एक आदमी बैठा रहता है जो ये चीज़ें बताता है, साहब इस कॉलेज की इसकी इंस्टीट्यूशन की फीस इतनी 1000 है, ठीक है, जैसे मान लो 17 है तो 17,000 इसकी फीस है। बच्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलेक्ट होता है, फिर बच्चे से पूछता बेटा परसेंटेज कितने है, बच्चा बोलता साहब मेरे तो 12th में 65 ही बढ़िया, 65 बोले तो 65। मेरा क्या ना यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे मध्य प्रदेश के, गुजरात के, MP के, ये अपने यूपी साइड के, पंजाब हरियाणा के, उनको समझ भी नहीं आती मारवाड़ी लैंग्वेज, ठीक है, हालांकि मारवाड़ी और हरियाणवी सेम है। तो जब ऐसा बात होता है ना कि हमारे 65% बने, मतलब कि 65% मेरे 65% बने, तो कम्युनिकेटर ऐसा काम करता है बेटा, उस शिष्य में ऐसा उतारता उसको, अरे 65, अरे यार आपके तो बहुत ज़्यादा मन है। 56% वाले के 43% वालों के यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, ये देखो इसकी फ़ोटो, ये देखो, मेहनत करने की ज़रूरत है। बच्चे को इतना मोटिवेट करता है, सारा सोचता है कि यार 98 वाला मैं ही हूँ, ठीक है, उसे कहते हैं बेस्ट कम्युनिकेटर। जब रिसर्च हुई तो पता चला ना ऐसे आदमी को। और अगर एक ऐसा आदमी बैठा तो मान लो कि बच्चा बोले 65 के, वो बोले सिर्फ 65 ही बढ़िया, मतलब सिर्फ 65 ही बना है, हाँ भाई रे तो तुमने तो ज़िंदगी डुबा ली तेरी, अगर ऐसा कम्युनिकेटर बैठा है तो कहने का मतलब है उसमें रिसर्च हुई थी कि भाई किस प्रकार से कम्युनिकेशन यूज़ करना है। नेक्स्ट देखो भाई स्टाफिंग पैटर्न। स्टाफिंग पैटर्न का मतलब आप समझते हो, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर ड्रेसेस वगैरह सबकी एक जैसी होती है, कोई रंग बिरंगा पहन के आता है क्या, कोई लाल टी शर्ट, कोई पीला टी शर्ट, कोई हरा टी शर्ट, कोई ब्लू, नहीं, सब ड्रेस कोड सेम है। बेनिफिट परफॉर्मेंस इवोल्यूशन प्रैक्टिस एंड देयर इफेक्टिवनेस एंड टू रिफाइन द ओल्ड नॉलेज रिगार्डिंग नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन फिनोमेनन। जो भी नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन पहले चलता था, आजकल आपने देखा होगा रिसर्च के अंदर जब ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल्स के अंदर लेवल्स बने, नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये क्यों बने? एक ही पहले तो एक ही होता था ना, पहले होता था नर्सिंग ऑफिसर और उसके बाद में सीधा होता था SL, बाकी के तीनों होते ही नहीं थे। फिर रिसर्च करी तो पता चला वर्कलोड कम करो ताकि ये मोर प्रोडक्टिव होंगे, और ये चीज़ें आपको समझने में आज से 20 साल बाद में आपको समझ में आएगी। विवेक बिंद्रा क्या बातें करता है, आपको हमें समझ भी नहीं आती, क्योंकि हमारा माइंड उस लेवल की चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करता। नर्सिंग वाले हैं डेवलपिंग एंड टेस्टिंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल फॉर द कस्टमर मॉडल। देखो सुपर डिलैक्स ये रूम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? सुपर डिलैक्स का चार्ज कितना, कोई के हॉस्पिटल 12,000, कोई के 18,000, क्यों? क्योंकि उन्होंने जब रिसर्च की तो पता चला कि यार इन चीज़ों से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, है ना। डेवलपिंग एंड टेस्टिंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब कि अलग अलग टेस्टिंग हुई, ठीक है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन की टेस्टिंग हुई, तो पता चला कि कस्टमर किससे हैप्पी है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो यही तो चाहेगा भाई अच्छा इलाज मिले। एक दिन में अगर 6 बार बेड शीट चेंज करने से कस्टमर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो बिल्कुल रिसर्च हम करेंगे इस पर, है ना, 6 बार चेंज करेंगे। अगर 6 बार एक नर्सिंग स्टाफ जाके BP नापे तो पेशेंट सेटिस्फाई होता है, बिल्कुल नापेंगे, सही है कि नहीं है। और अगर किसी हॉस्पिटल में, जैसे अभी मैं बात करूँ एम्स जैसे हॉस्पिटल की, तो उसमें दिन में क्या होता है 2-3 बार बेड शीट चेंज होती है, तो जब पेशेंट बाहर आते हैं ना वो यही चीज़ बोलते हैं, यार इतना बढ़िया हॉस्पिटल है, 3 बार तो ये इतना सरकारी हॉस्पिटल होते हुए भी इतना बढ़िया है कि 3 बार इसमें बेड शीट चेंज होती है, अच्छा 2 बार खाना आता है। तो कहने का मतलब इन पर रिसर्च हुई तभी तो ये चेंज हुआ, पता चला भाई हाँ इससे हेल्थ भी प्रमोट होगी और साथ साथ में पेशेंट केयर, जो पेशेंट है वो हमारे हॉस्पिटल की तरफ ज़्यादा आएंगे। समझ में आई बात है। नेक्स्ट आओ रिटेंशन एंड इफेक्टिव यूज ऑफ नर्सिंग पर्सनल इन प्रोवाइडिंग द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। रिटेंशन मतलब बनाए रखना एंड इफेक्टिव यूज ऑफ नर्सिंग पर्सनल, यानी कि जो भी आपके वर्कर काम कर रहे हैं उनको खुद को बना के रखना। ऐसा नहीं है, देखो कोई भी संस्था चलती है ना, मैं सिंपल से आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये रिसर्च कहती है, मैं नहीं कहता, कोई भी संस्था चलती है तो जो पुराना आदमी होता है उसको कभी ज़िंदगी में बाहर मत निकालो, चाहे 10 रुपये ज़्यादा मांग रहा दे दो, पर उससे बाहर मत निकालो, क्योंकि उससे चक्कर में आपको इतना लॉस होता है कि आप समझ नहीं पाते उस चीज़ को। तो जो नर्सिंग पर्सोनेल हैं, ठीक है,
उनको वहीं पे बना के रखूँ। मतलब कि एक जब डॉक्टर साहब है, मान लो कोई एक हॉस्पिटल, मान लो मेरा ही हॉस्पिटल है, ठीक है, मान बना लेते हैं कि साहब मेरा हॉस्पिटल है, ये स्वास्थ्य नर्सिंग हॉस्पिटल है, और उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, पर आप एक डॉक्टर को खास को जानते हो। जैसे आज मुझे, आप मुझे जानते हो, आप कोई काम है तो मुझे कॉल करते हो। अगर मान लो मेरी जगह कोई दूसरा पढ़ाने लगे आपको, तो आपकी जितनी मेरे साथ बॉन्डिंग होती है उसके साथ बनने में कितना टाइम लगेगा, बनने की या ना बनने की उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो कहना का मतलब है कोई भी पर्सनल जो स्टाफ है उसको बार बार चेंज मत करो, उसको परमानेंट रखो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट का उनके साथ में लगा हुआ है, उनके चक्कर में बहुत सारे पेशेंट आते हैं। एक बार जब आप दुकान खोलते हो ना, उस दुकान में सेठ जी के चक्कर में, सेठ जी के व्यवहार के चक्कर में लोग आते हैं, सेठ जी के, माना कि सेठ जी के वर्कर के चक्कर में भी आते हैं, पर ज़्यादातर सेठ जी के चक्कर में आते हैं, है ना।